नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम विज्ञान के एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे आसपास हर जगह है, लेकिन हम शायद उस पर उतना ध्यान नहीं देते। अम्ल, क्षारक और लवण। हमारे पास 10वीं कक्षा की विज्ञान की किताब का एक अंश है जो इस विषय को समझने में हमारी मदद करेगा। हाँ, और ये विषय सिर्फ किताबों तक ही नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इनके खास गुणों को समझें, ये एक दूसरे से कैसे क्रिया करते हैं और सबसे जरूरी, ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। सोचिए, नींबू का खट्टापन है या करेले की कड़वाहट या कभी कभी वो पेट में जलन होती है ना, उसका इलाज। हाँ, वो सब इन्हीं से जुड़ा है। एसिडिटी का एंटासिड लेना, वो भी तो अम्ल क्षारक की ही कहानी है। सही कहा। तो चलिए इस रासायनिक दुनिया की पड़ताल शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिमाग में आता है, भाई बिना चखे कैसे पता चले कि कोई चीज तेजाबी है या खारी? यहीं पर सूचक या इंडिकेटर्स काम आते हैं, है ना? बिल्कुल सही। सूचक दरअसल ऐसे रंगीन पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, जैसे कोई रासायनिक जासूस। और मजे की बात यह है कि प्रकृति में भी ऐसे कई सूचक मौजूद हैं। सबसे आम है लिटमस। लिटमस, हाँ सुना है। ये कहाँ से मिलता है? ये थैलोफाइटा समूह के लाइकिन जैसे सरल पौधों से निकाला जाता है। इसका असली रंग बैंगनी होता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? रंग कैसे बदलता है? बहुत सीधा सा तरीका है। अगर आप नीले लिटमस पेपर को किसी अम्ली घोल में डुबोएंगे तो वो फौरन लाल हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस पेपर को किसी क्षारीय घोल में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। ये क्लासिक टेस्ट है। हाँ, ये तो लैब में किया है। और हल्दी, उसका भी जिक्र था? हाँ, हल्दी तो हमारे किचन में ही मौजूद है। सबने देखा होगा, अगर सफेद कपड़े पर सब्जी का दाग लग जाए, हाँ, और उस पर साबुन रगड़ दें। बिल्कुल, तो साबुन जो क्षारीय होता है, लगते ही वो दाग भूरा लाल सा हो जाता है। ये हल्दी का सूचक वाला गुण है। हाँ, ये तो घर घर में देखा जाता है। और भी हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी का रस है, या कुछ फूल जैसे हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, इनकी पंखुड़ियां भी रंग बदलती हैं। और लैब में तो हम मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन जैसे कृत्रिम सूचक भी इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाते हैं। तो रंग बदलना एक तरीका हुआ पहचान का, लेकिन क्या गंध से भी कुछ पता चल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, या कभी कभी खत्म ही हो जाती है। इन्हें हम गंधीय सूचक या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अच्छा, जैसे प्याज की गंध है या लौंग का तेल। प्रयोगों से पता चला है कि प्याज की जो तीखी गंध होती है ना, हाँ, वो अगर आप उसमें कोई क्षारकीय घोल जैसे NaOH डाल दें, हाँ, तो गायब हो जाती है। लेकिन अम्लीय घोल जैसे HCl डालने पर वो गंध बनी रहती है। लौंग के तेल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। गंध से पहचान। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके रासायनिक बर्ताव को समझते हैं। जब कोई अम्ल किसी धातु से मिलता है तब क्या होता है? किताब में वो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाले प्रयोग का जिक्र है। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। देखिए, जब कोई अम्ल किसी धातु जैसे जिंक के साथ क्रिया करता है तो धातु क्या करती है, वो अम्ल में से हाइड्रोजन को गैस के रूप में बाहर निकाल देती है, H2 गैस, और खुद उसकी जगह ले लेती है। इससे एक नया यौगिक बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। तो मूल समीकरण हुआ अम्ल प्लस धातु बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को पहचानते कैसे हैं? कोई खास तरीका? हाँ, इसकी पहचान बहुत आसान है। अगर आप इस गैस के पास जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती ले जाएंगे तो वो पॉप की आवाज के साथ जलेगी। पॉप की आवाज? अच्छा, ये हाइड्रोजन की खास पहचान है। जी हाँ, ये हाइड्रोजन गैस का एक तरह से सिग्नेचर साउंड है। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ क्षारक भी, सब नहीं पर कुछ, जैसे NaOH, वो जिंक जैसी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, पर ये उतना आम नहीं है जितना अम्लों के साथ। समझ गया। अच्छा, और उन चीजों का क्या जो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होती हैं, जैसे खाने का सोडा या चूना पत्थर, अम्ल उनके साथ कैसे पेश आते हैं? जब अम्ल धातु कार्बोनेट जैसे चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलते हैं, हाँ, तो हमेशा 3 चीजें बनती हैं पक्का। एक तो उस धातु का संगत लवण बनेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलेगी, और तीसरा
पानी बनेगा H2O। मतलब समीकरण हुआ अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बराबर लवण प्लस CO2 प्लस जल। ठीक। और ये CO2 गैस जो निकलती है, इसकी पहचान कैसे होती है? CO2 की पहचान के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसे चूने के पानी में से गुजारा जाता है। चूने का पानी वो क्या होता है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का पानी में घोल होता है। जब इसमें से CO2 गैस गुजारते हैं तो ये घोल दूधिया मतलब मिल्की हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, जो पानी में घुलता नहीं और सफेद कणों के रूप में दिखने लगता है। अच्छा। और इसमें एक और मजेदार बात है, अगर आप ज्यादा देर तक CO2 गुजारते रहें तो ये दूधियापन गायब भी हो जाता है। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि तब घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 बन जाता है, जो पानी में घुल जाता है और घोल फिर से साफ हो जाता है। और हाँ, याद रखिए, चूना पत्थर हो, खड़िया हो या संगमरमर, ये सब असल में कैल्शियम कार्बोनेट ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं। समझ गया। काफी दिलचस्प है। अब एक और बहुत अहम क्रिया पर आते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं, इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं? वो फिनोल्फथीलीन वाले प्रयोग का जिक्र फिर से। उदासीनीकरण ये नाम इसलिए है क्योंकि सभी क्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के असर को, मतलब उनके अम्लीय या क्षारकीय गुणों को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल या उदासीन बना देते हैं। और नतीजा क्या होता है? लवण और जल बनते हैं। सबसे आम उदाहरण है क्षारक प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो एक क्षारक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो एक अम्ल है, मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl यानी साधारण नमक और पानी H2O। तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं एक तरह से। और फिनोल्फथीलीन यहाँ क्या करता है? फिनोल्फथीलीन एक सूचक है जो हमें ये प्रक्रिया देखने में मदद करता है। ये क्षारकीय घोल में गुलाबी रंग देता है। तो अगर आप एक बीकर में थोड़ा NaOH लें और उसमें फिनोल्फथीलीन डालें तो घोल गुलाबी हो जाएगा। अब आप उसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके HCl मिलाएं। एक बिंदु ऐसा आएगा जब सारा NaOH उदासीन हो जाएगा और घोल का गुलाबी रंग गायब हो जाएगा, वो रंगीन हो जाएगा। अच्छा, मतलब रिएक्शन पूरा हो गया। हाँ, और अगर आप फिर से थोड़ा सा NaOH डाल दें तो गुलाबी रंग वापस आ जाएगा। ये दिखाता है कि कैसे दोनों एक दूसरे के असर को खत्म करते हैं। बढ़िया। अब धात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड। ये अम्लों से कैसे क्रिया करते हैं? धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO जब अम्लों से क्रिया करते हैं तो वे भी लवण और जल ही बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्षारक करते हैं। उदाहरण के लिए CuO को अगर हम HCl में घोलें तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 और पानी H2O बनता है। CuCl2 बनने से घोल का रंग नीला हरा सा हो जाता है। अब चूंकि धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अच्छा, तो अगर धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय हैं, तो फिर अधात्विक ऑक्साइड का क्या? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो तो कार्बन एक अधातु का ऑक्साइड है, वो क्षारकों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? हमने अभी देखा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अधात्विक ऑक्साइड चूने के पानी CaOH2 का होल क्षारक से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट, लवण और जल बनाता है। ये बिल्कुल अम्ल क्षारक अभिक्रिया जैसी ही है। इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड्स की प्रकृति अम्लीय होती है। अरे वाह, तो ये तो एक पैटर्न बन गया। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। बहुत बढ़िया। अब एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। हमने देखा कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है? और असल में किसी घोल को अम्लीय या क्षारकीय बनाता क्या है? यहां उस प्रयोग का जिक्र जरूरी लगता है जहां ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl, H2SO4 के घोलों में बिजली चलाकर देखी गई थी। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। ये सच है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। मतलब हर वो चीज जिसमें हाइड्रोजन हो वो अम्ल नहीं होती। जैसे आपने कहा, ग्लूकोज या अल्कोहल जैसे इथेनॉल C2H5OH में भी हाइड्रोजन है, पर वो अम्लीय नहीं है। असल में अम्ल वो पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। यही H+ आयन उनके सारे अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार है। तो वो
बिजली वाले प्रयोग का क्या मतलब था फिर? उस प्रयोग से यही बात साबित होती है। HCl और H2SO4 के पानी वाले घोलों में बल्ब जल उठा, क्योंकि वो पानी में आयन बनाते हैं, H+ आयन और उनके साथी ऋण आयन जैसे Cl- या SO42-। आयनों की वजह से घोल बिजली का चालन करता है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल पानी में आयनित नहीं होते, वे H+ आयन नहीं बनाते, इसलिए उनके घोल बिजली का चालन नहीं करते और बल्ब नहीं जला। इससे पता चलता है कि अम्लीयता के लिए सिर्फ हाइड्रोजन होना काफी नहीं, उसका पानी में H+ आयन के रूप में निकलना जरूरी है। अच्छा, तो आयन ही असली खिलाड़ी हैं यहाँ। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह क्षारक वो पदार्थ हैं जो पानी वाले घोल में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन उत्पन्न करते हैं। और जो क्षारक पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें हम एक खास नाम देते हैं, क्षार, एल्कली। ये ध्यान रखना जरूरी है कि सभी क्षारक पानी में नहीं घुलते, इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं होते, पर सभी क्षार क्षारक जरूर होते हैं। ठीक है। और कौन सा अम्ल या क्षारक कितना दमदार है, मतलब कितना प्रबल या दुर्बल है, ये कैसे तय होता है? कि वो पानी में कितने ज्यादा H+ या OH- आयन पैदा करते हैं। जो अम्ल पानी में लगभग पूरी तरह घुलकर बहुत सारे H+ आयन देते हैं, वो प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। और जो आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, मतलब कम H+ आयन देते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं, वीक एसिड, जैसे सिरके वाला एसिटिक अम्ल CH3COOH या कार्बोनिक अम्ल H2CO3 जो सोडा वाटर में होता है। इसी तरह प्रबल क्षारक होते हैं जैसे NaOH, KOH जो खूब सारे OH- आयन देते हैं, और दुर्बल क्षारक होते हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जो कम OH- आयन देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन आयनों H+ और OH- को बनाने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या सूखे में अम्ल या क्षारक अपना असर नहीं दिखाते? वो सूखी HCl गैस वाले प्रयोग से यही पता चलता है। बिल्कुल, पानी की मौजूदगी आप कह सकते हैं निर्णायक है। सूखी HCl गैस अगर आप सूखे नीले लिटमस पेपर पर डालें तो उसका रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि बिना पानी के वो H+ आयन बना ही नहीं पाती। लेकिन जैसे ही उसे नमी मिलती है, मान लीजिए आपने लिटमस पेपर को थोड़ा गीला कर दिया, हाँ। तो HCl फौरन पानी में घुलकर H+ आयन बनाती है और लिटमस का रंग लाल हो जाता है। असल में ये H+ आयन पानी में अकेले नहीं रहते, वे बहुत क्रियाशील होते हैं और फौरन पानी के अणु H2O से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेते हैं। तो ज्यादा सही तरीका H3O+ लिखना है। इसी तरह क्षारक भी पानी में ही OH- आयन देते हैं, जैसे NaOH पानी में Na+ और OH- आयनों में टूट जाता है। और जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, उसे आयनों की भाषा में देखें तो असल में H+Aq और OH- मिलकर पानी H2O बना रहे होते हैं। बाकी आयन तो बस दर्शक होते हैं। पानी इतना जरूरी है, तभी किताब में एक चेतावनी भी दी गई है कि अम्ल को पानी में मिलाते समय यानी उसे तनु करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बात यह है कि सांद्र अम्ली या प्रबल क्षारक को पानी में घोलना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। अच्छा, गर्मी पैदा होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर आप सांद्र अम्ल में तेजी से पानी डाल देंगे तो एकदम से इतनी गर्मी पैदा होगी कि मिश्रण उबलकर बर्तन से बाहर छलक सकता है। इससे त्वचा जल सकती है और एसिड आंखों में भी जा सकता है। यहाँ तक कि कांच का बर्तन भी गर्मी से चटककर टूट सकता है। बहुत खतरनाक हो सकता है ये। बाप रे, तो सही तरीका क्या है फिर? सही तरीका हमेशा ये है कि अम्ल को धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए पानी में मिलाना चाहिए। हमेशा अम्ल को पानी में डालें, पानी को अम्ल में कभी नहीं। एसिड टू वाटर, ये याद रखें। इससे पैदा होने वाली गर्मी धीरे धीरे पानी में फैलती जाती है और तापमान काबू में रहता है। सांद्र रसायनों की बोतलों पर जो चेतावनी के निशान बने होते हैं वो इसी खतरे की ओर इशारा करते हैं। समझ गया। अम्ल को पानी में धीरे धीरे हिलाते हुए, और इस मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं।
जिससे आयनों की सांद्रता कम हो जाती है ना? सही कहा। तनुकरण का मतलब है कि आप दिए गए आयतन में अम्ल या क्षारक के आयनों H3O+ या OH- की संख्या कम कर रहे हैं, उसे पतला कर रहे हैं। ठीक है। अब जब हम प्रबल और दुर्बल अम्ल क्षारक की बात कर रहे हैं और उनकी सांद्रता की भी, तो इसे ठीक ठीक मापने का कोई तरीका भी होगा। यहीं पर शायद पीएच स्केल आता है। ये क्या चीज है? बिल्कुल। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकीयता कितनी है, इसे मापने के लिए ही पीएच स्केल बनाया गया है। ये स्केल असल में विलयन में मौजूद हाइड्रोजन आयन H+ या H3O+ की सांद्रता को मापता है। पीएच में P एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब होता है शक्ति या पावर। तो पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये स्केल आमतौर पर 0 से 14 तक होता है। तो इस स्केल पर 0, 7 और 14 का क्या मतलब है? पीएच 7 का मतलब है उदासीन विलयन, न अम्लीय न क्षारकीय। जैसे शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। 7 से कम पीएच वाले विलयन अम्लीय होते हैं, और पीएच जितना कम होगा, मतलब 0 के जितना करीब, विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। यानी उसमें H+ आयन उतने ज्यादा होंगे। और 7 से ज्यादा पीएच वाले विलयन क्षारकीय होते हैं। पीएच जितना ज्यादा होगा, 14 के जितना करीब, विलयन उतना ही ज्यादा क्षारकीय होगा। इसका मतलब है कि उसमें OH- आयन ज्यादा है और H+ आयन बहुत ही कम है। और इसे मापते कैसे हैं? लैब में या कहीं और? इसे मापने के लिए आमतौर पर सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। ये कई सारे सूचकों का मिश्रण होता है और पीएच के अलग अलग मानों पर अलग अलग रंग दिखाता है। इसे अक्सर पीएच पेपर की पट्टी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पट्टी को घोल में डुबोते हैं, फिर उसके रंग का मिलान एक स्टैंडर्ड करल चार्ट से करते हैं और पीएच पता चल जाता है। आजकल ज्यादा सटीक माप के लिए डिजिटल पीएच मीटर भी आते हैं। अच्छा। कुछ आम चीजों का पीएच क्या होता होगा अंदाजन? हाँ, जैसे हमारे पेट में जो जठर रस होता है, उसका पीएच लगभग 1.2 होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय। नींबू के रस का पीएच करीब 2.2 होता है। खून का पीएच लगभग 7.4 होता है, यानी हल्का सा क्षारकीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड है, उसका पीएच 10 के आसपास होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल पीएच 14 तक पहुंच सकता है, जो बहुत ज्यादा क्षारकीय है। समझ गया। ये तो हुई मापने की बात, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस पीएच का क्या काम? मतलब लैब के बाहर ये क्यों मायने रखता है? अरे, पीएच तो हमारी जिंदगी के कई पहलुओं के लिए बेहद जरूरी है। आप सोच भी नहीं सकते कितना। पहला तो हमारा अपना शरीर ही ले लीजिए। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 की बहुत ही संकरी पीएच रेंज में सबसे अच्छा काम करता है। अगर खून का पीएच इससे जरा भी इधर उधर हो जाए तो बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादातर जीव पीएच में छोटे से बदलाव के प्रति भी बहुत संवेदनशील होते हैं। अच्छा। और दूसरा, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के पानी में घुलने से बनती है। ये नदियों, झीलों के पानी को अम्लीय बना देती है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। इमारतों को, खासकर संगमरमर की बनी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाती है। और शुक्र ग्रह का उदाहरण तो और भी चरम है। वहां तो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। वहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। हाँ, ये तो सुना है। और मिट्टी, खेती वगैरह में भी पीएच का रोल है। बिल्कुल। पौधों को अच्छी तरह उगने के लिए मिट्टी का एक खास पीएच चाहिए होता है। अलग अलग पौधों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। किसान अक्सर अपनी मिट्टी का पीएच टेस्ट करवाते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा अम्लीय या क्षारकीय हो तो उसमें चूना या दूसरी चीज़ें मिलाकर उसे ठीक करते हैं ताकि फसल अच्छी हो। और हमारे पाचन तंत्र का क्या? आपने एसिडिटी का जिक्र किया था। हाँ, हमारा पेट खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जिसका पीएच बहुत कम होता है। ये जरूरी है, लेकिन कभी-कभी ज्यादा मसालेदार खाना खाने से या तनाव में पेट ज्यादा एसिड बनाने लगता है। इसी को हम अपच या एसिडिटी कहते हैं, जिससे पेट में दर्द और जलन होती है। तब हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड असल में दुर्बल क्षारक होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 है।
या बेकिंग सोडा NaHCO3, ये पेट में जाकर अतिरिक्त एसिड को उदासीन कर देते हैं और हमें राहत मिलती है। अच्छा, तो एंटासिड असल में क्षारक होते हैं और हमारे दांतों का क्या पीएच उन्हें भी प्रभावित करता है? बहुत ज्यादा। हमारे मुंह का पीएच सामान्यतः थोड़ा क्षारकीय रहता है, लेकिन जब हम कुछ मीठा या स्टार्च वाला खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उसे तोड़कर अम्ल बनाते हैं। अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों का इनेमल गलने लगता है। इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन अम्ल इसे भी घोल सकता है। इसी को दंतक्षय या कैविटी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद मुंह साफ करना चाहिए और ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो क्षारकीय हो, ताकि वो बने हुए अम्ल को उदासीन कर सके। बाप रे, दांतों के लिए भी पीएच इतना जरूरी है? और वो जानवरों और पौधों की आत्मरक्षा वाली बात? हाँ, जैसे मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो हमारी त्वचा में एक अम्ल छोड़ती है जिससे जलन और दर्द होता है। इस पर अगर बेकिंग सोडा जैसा कोई हल्का क्षारक लगा लें तो आराम मिलता है, क्योंकि वो अम्ल को उदासीन कर देता है। इसी तरह एक पौधा होता है नेटल, जिसके पत्तों पर छोटे छोटे डंक वाले बाल होते हैं। अगर वो चुभ जाए तो उनमें से मेथेनोइक अम्ल निकलता है, जिससे तेज जलन होती है। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर नेटल के पास ही डॉक नाम का पौधा उगता है। कहते हैं कि उसकी पत्ती रगड़ने से नेटल के डंक का असर कम हो जाता है। शायद डॉक की प्रकृति क्षारकीय होती होगी। वाकई पीएच तो हमारी जिंदगी में हर तरफ है। अच्छा, अब आखिर में लवणों पर आते हैं। हमने देखा कि ये अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं में बनते हैं। इनके बारे में और क्या जानना जरूरी है? ये लवण परिवार क्या होता है? लवण, जैसा हमने देखा, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं और ये आयनिक यौगिक होते हैं। एक धनायन पॉजिटिव आयन और एक ऋणायन नेगेटिव आयन से बने। लवण परिवार का मतलब बस इतना है कि ऐसे लवण जिनमें या तो धनायन एक जैसा हो या ऋणायन एक जैसा हो। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम सल्फेट Na2SO4, दोनों में सोडियम Na+ धनायन है, तो ये सोडियम लवण परिवार के सदस्य हुए। इसी तरह NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl, दोनों में क्लोराइड Cl- ऋणायन है, तो ये क्लोराइड लवण परिवार के हुए। बस एक वर्गीकरण का तरीका है। ठीक है। क्या इन लवणों के घोल का भी अपना पीएच होता है या ये हमेशा उदासीन होते हैं? क्षारक से मिलकर बना है, मतलब वो प्रबल थे या दुर्बल। अगर लवण एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षारक से बना है, जैसे NaCl, HCl और NaOH से बना, तो उसका जलीय विलयन उदासीन होगा, यानी पीएच लगभग 7 होगा। लेकिन अगर वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना है, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो HCl और NH4OH से बनता है, तो उसका विलयन अम्लीय होगा, पीएच 7 से कम। और अगर वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना है, जैसे सोडियम एसिटेट CH3COONA, जो एसिटिक एसिड और NaOH से बनता है, तो उसका विलयन क्षारकीय होगा, पीएच 7 से ज्यादा। अच्छा, ये भी उनकी वंशावली पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं सबसे आम लवण की, साधारण नमक NaCl, जो हमें समुद्र से या जमीन से सेंधा नमक मिलता है। यह सिर्फ खाने के ही काम आता है या इसका और भी महत्व है? गांधी जी की दांडी यात्रा का भी जिक्र है किताब में। साधारण नमक, हाँ, खाने में तो जरूरी है ही, लेकिन इसका औद्योगिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये कई बहुत जरूरी रसायनों को बनाने के लिए एक बुनियादी कच्चा माल है। और दांडी यात्रा ने तो इसे आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना दिया था। ये दिखाता है कि नमक जैसी साधारण चीज भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इससे कौन कौन से जरूरी रसायन बनते? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, कई सारे हैं। कुछ मुख्य मैं बताती हूँ। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये बहुत जरूरी क्षारक है। इसे नमक के गाढ़े घोल, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसमें बिजली प्रवाहित करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार, ऐसा नाम क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस एनोड पर निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOS क्षार घोल में कैथोड के पास बनता है। साथ में हाइड्रोजन गैस H2 भी कैथोड पर निकलती है।
ये तीनों ही उत्पाद H2Cl2 और NaOH उद्योगों के लिए बहुत काम के हैं। साबुन, डिटर्जेंट, कागज, ब्लीच, प्लास्टिक पीवीसी, पानी की सफाई, ईंधन, खाद, न जाने कितने कामों में आते हैं। ये प्रक्रिया आधुनिक रसायन उद्योग की रीढ़ है। बाप रे, एक प्रक्रिया से 3 काम की चीजें। और दूसरा है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र मोटे तौर पर CaClO2 लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्लोर क्षार प्रक्रिया से मिली क्लोरीन गैस को सूखे बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्रिया करा के बनता है। इसका मुख्य काम तो नाम से ही जाहिर है, विरंजन करना यानी रंग उड़ाना। कपड़ों की इंडस्ट्री में कॉटन, लिनेन का रंग उड़ाने में, पेपर इंडस्ट्री में लकड़ी की लुगदी का रंग उड़ाने में, लॉन्ड्री में। साथ ही ये पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में और रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। तीसरा शायद बेकिंग सोडा है, जो हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसे भी बनाने में नमक का इस्तेमाल होता है। साथ में पानी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी जरूरत पड़ती है। ये एक हल्का असंग क्षारक यानी नॉन करोसिव क्षारक है। इसका सबसे आम इस्तेमाल तो किचन में ही होता है। एक तो बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर असल में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड जैसे किसी हल्के खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे गर्म करते हैं या पानी में मिलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है, जिससे केक, ब्रेड वगैरह फूल जाते हैं, स्पंजी बन जाते हैं। अच्छा, तो बेकिंग पाउडर सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं होता? नहीं, उसमें एसिड भी होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा एंटासिड का भी एक घटक है, क्योंकि ये क्षारी है, और पहले सोडा एसिड टाइप के आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका इस्तेमाल होता था। समझ गया। और चौथा आपने बताया था धोने का सोडा। हाँ, धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। ये बेकिंग सोडा को गर्म करने से मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसे सोडा ऐश कहते हैं। फिर इस सोडा ऐश को पानी में घोलकर दोबारा क्रिस्टल बनाते हैं, तब धोने का सोडा मिलता है, जिसमें पानी के 10 अणु जुड़े होते हैं। ये भी एक क्षारकीय लवण है। इसका इस्तेमाल कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। बोरेक्स जैसा सोडियम यौगिक बनाने में भी काम आता है। घरों में साफ सफाई के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, और पानी की स्थायी कठोरता मतलब हार्डनेस हटाने में भी मदद करता है। तो देखा जाए तो साधारण नमक से कितनी सारी काम की चीजें बनती हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, एक और बात, अभी आपने धोने के सोडे के सूत्र में 10H2O बताया। क्या ये जो नमक या चीनी के क्रिस्टल हमें सूखे दिखते हैं, वो वाकई में पूरी तरह सूखे होते हैं? किताब में कॉपर सल्फेट वाले प्रयोग का जिक्र है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह सूखे हों। कई क्रिस्टलीय ठोस जो ऊपर से देखने में बिल्कुल सूखे लगते हैं, उनके क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लैटिस के अंदर पानी के अणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। इसे ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अच्छा, मतलब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होते हैं ये पानी के अणु। उदाहरण के लिए? बिल्कुल। सबसे अच्छा उदाहरण है नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट। इसके क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। इसका सूत्र है CuSO4.5H2O। यहां ये .5H2O ही क्रिस्टलन का जल है, यानी हर एक कॉपर सल्फेट इकाई के साथ पानी के 5 अणु जुड़े हुए हैं। अगर आप इन नीले क्रिस्टलों को गर्म करें तो ये पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और पीछे सफेद रंग का सूखा पाउडर बचता है, जो सिर्फ CuSO4 होता है। इसे निर्जल कॉपर सल्फेट कहते हैं। और अगर आप इस सफेद पाउडर पर वापस पानी की कुछ बूंदें डालें तो जादू की तरह नीला रंग लौट आता है, क्योंकि वो वापस CuSO4.5H2O बन गया। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, इसी तरह धोने का सोडा, जिसे हम नमक भी कहते हैं, Na2CO310H2O में पानी के 10 अणु होते हैं। एक और उदाहरण है जिप्सम, जिसका सूत्र CaSO4.2H2O है। इसमें पानी के 2 अणु होते हैं। समझ गया। तो क्रिस्टल उतने सूखे नहीं होते जितने दिखते हैं। और आखिर में प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ये क्या भला है और इसका पेरिस से क्या लेना देना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट में POP कहते हैं, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सूत्र है CaSO4.5H2O। आधा H2O, ये कैसे संभव है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। हेमी का मतलब ही आधा होता है। इसका मतलब ये है कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के 2 इकाइयों के साथ पानी का सिर्फ एक अणु साझा होता है। इसे बनाते कैसे हैं? इसे जिप्सम CaSO4.2H2O
को बहुत सावधानी से लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। इस तापमान पर जिप्सम अपने क्रिस्टलिन जल के कुछ अणुओं को खो देता है और पीओपी बन जाता है। अगर ज्यादा गर्म कर दिया तो सारा पानी निकल जाएगा और फिर वो सेट नहीं होगा। अच्छा, और इसका काम क्या है? ये पीओपी इतना मशहूर क्यों है? पीओपी एक सफेद पाउडर होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये बहुत जल्दी फिर से जिप्सम बनकर एक कठोर ठोस पदार्थ में बदल जाता है, सेट हो जाता है। इसी गुण के कारण डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हड्डी हिले डुले नहीं और ठीक से जुड़ जाए। इसके अलावा खिलौने बनाने, मूर्तियां बनाने, सजावट का सामान बनाने और दीवारों या छतों की सतह को चिकना बनाने के लिए भी पीओपी का खूब इस्तेमाल होता है। और पेरिस से क्या कनेक्शन है? कहते हैं कि इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी जिप्सम चाहिए होता है वो पहले पेरिस शहर के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता था। वहीं से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। इसे हमेशा नमी से बचाकर, मतलब आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये हवा की नमी, जो कि पानी ही है, सोख लेगा तो धीरे धीरे खुद ही सेट होकर कठोर जिप्सम में बदल जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। कारण क्या है? पीएच हमारी जिंदगी में कितना अहम है और कैसे एक साधारण सी चीज नमक से इतने सारे उपयोगी पदार्थ बनते हैं, पीओपी से लेकर बेकिंग सोडा तक। हाँ, और ये भी समझा कि कैसे केमिस्ट्री के ये बुनियादी सिद्धांत हमारी रसोई से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक और हमारे अपने शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं तक फैले हुए हैं। ये वाकई दिखाता है कि विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने की एक कुंजी है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने सुना कि शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, एक बेहद बेहद अम्लीय माहौल। अब ये जानते हुए कि पृथ्वी पर जीवन पीएच के छोटे से बदलाव के लिए भी कितना नाजुक है, ऐसे चरम वातावरण का होना ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावनाओं के बारे में क्या इशारा करता है? क्या ऐसे माहौल में जीवन पनप सकता है? क्या यह संभव है? और अगर हाँ, तो उसे कितने अद्भुत, कितने अलग तरह के अनुकूलन की जरूरत होगी? इस पर विचार कीजिएगा। अगली चर्चा तक सोचते रहिएगा।